बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया और चीन के सिफारती ताल्लुकात इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में एक जंग हो चुकी है जिसमें चीन को जीत जबकि इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सन 1965 और 1975 में भी दोनों ममालिक के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी। अब ये चौथा मौका है जब इन ममालिक की सरहद पर कशीदगी है। चीन और इंडिया के माबैन इस कशीदगी की कई तरह से तशरीह की गई है। लद्दाख एलओसी पर सड़क की तामीर, फिर भारत का आर्टिकल 370 को खत्म करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार देना ही, फिर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो। इस वक्त खित्ते में इंडिया चीन को लेकर हर गुजरता दिन जंग के करीब महसूस होता है। भारतीय फौज के सीनियर जनरल के मिलिट्री ऑप्शन के बयान के बाद एक और धमकी, वो भी पाकिस्तान को, कि इंडिया चाइना तनाजे का फायदा पाकिस्तान ना उठाए वरना हम बैक वक्त चीन और पाकिस्तान से जंग कर सकते हैं। इसका जवाब हमारे आर्मी चीफ ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और यह भी कहा कि बालाकोट हमले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे दोनों मुल्क के माबैन कशीदगी से खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या दोनों ममालिक जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं, कौन सालिसी का किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में खड़ा है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर पर फौजी कब्जे को तो 70 साल से जायद बीत गए, लेकिन हालिया चीन और भारत कशीदगी में इजाफा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार देने के बाद सामने आई। भारतीय मीडिया पर नजर रखने वाले 3-3.5 साल से भारत की तैयारियों की गवाही देते हैं। भारत तसलसल से लद्दाख और दीगर शुमाली इलाका जात के हवाले से रिपोर्ट्स नशर करता रहा। वहीं इन इलाकों में फौजी नकलो हरकत में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा था। कभी खबर आती है कि भारत ने दुनिया की बुलंद तरीन फजाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी, जिसको मुख्तसरन डीबीओ भी कहा जाता है, को फाल कर दिया है। उसके रनवे पर अमेरिका से दनामत शुदा C-130J और C-130 जो तैयारियों की एक जदीद शक्ल है, लैंड किए और सप्लाई लाइन को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की। भारतीय वजीर दिफा का दौरा मॉस्को और मॉस्को में चीन के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा होना यकीनन भारतीय सिफारती नाकामी है। भारत रूस से खाली हाथ लौट रहा है। वहीं पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक नए आने वाले कल को खुशामदीद कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारतीय ज्वाइंट चीफ बिपिन रावत को बहुत दूर की सूझी। जनाब फरमाते हैं अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो फौजी ऑप्शन खुला है। पहले वो पाकिस्तान और चीन से इकट्ठे जंग लड़ने का ख्याल जाहिर कर चुके। मुनकसम भारतीय मीडिया में उनके बयान पर एक सफे पर नजर नहीं आते। महाराष्ट्र का मुंबई बेस्ड मीडिया कह रहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा सबक सिखा सकता है। राफेल तैयारों से चीन खौफ खा रहा है। जबकि मीडिया का दूसरा हिस्सा, जिसमें एक नुमाया नाम फोर्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ का भी आता है, जो कहते हैं साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कमजोरी मुमकिन तौर पर भारत की फौजी शिकस्त की वजह बन सकती है। फिर वो मजीद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ अकेला तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना कई साल से मुश्तरका फौजी मशके कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए भारत को जंग में मारना कोई मुश्किल नहीं होगा। यानी भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं चल रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब और नासिर शिराजी साहब हमारे साथ स्काइप पर हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आप तीनों हजरात इंटरनेशनल अफेयर्स के एक माहिर हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी नासिर शिराजी साहब, कि अगर हम इंडिया और चाइना के हालिया तनाज़े को देखते हैं तो हमें 2-3 वजूहात नज़र आती हैं। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में बात करूं तो 62 में जो जंग हुई जिसमें चाइना जो है उसको फतह नसीब हुई थी, फिर 65 में 1975 में हमने देखा कि उनमें डिस्प्यूट हुआ। अब ये चौथा मौका है कि दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट इशू है और पाकिस्तान से रिलेटेड भी है, जो कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है कि जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। पहले हम जो एकेडमिक लोग हैं वो एक मिथ बहुत ज़्यादा बयान करते हैं कि जी आज की दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया है और जहाँ इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं तो वहाँ पर वार नहीं होती। मेरे ख्याल साबित हो गया है कि ऐसा नहीं है और इतना बड़ा उनका जो पार्टनर है इकोनॉमिक इंडिया, इसके बावजूद जहाँ उनके नेशनल इंटरेस्ट है तो वहां पर उनको जंग में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक तो आप इस बात को समझें कि इस एरिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चाइना के बारे में जो बयान किया जाता है कि चाइनीज पॉलिसी है नॉट टू कन्फ्रंट, चाइना इस पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और वहां पर चाइना बाकायदा जो है वो एग्रेसिव है और 1 इंच भी जो है वो अपनी जमीन का, उस एरिया का या उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड ये है कि ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एक्सपेंड कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी उसे ग्रो कर रही है, चाइना को पूरी दुनिया में अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो पूरी दुनिया में कम तरीन प्राइस के साथ जो है वो निकालना है और उसे ऑयल चाहिए कि जो उसे चूंकि 84% से ज्यादा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, वो उसे शॉर्टेस्ट रास्ते से चाहिए जो जहां पर कोई प्रॉब्लम भी ना हो, समंदर में भी ना जाना पड़े और अनइंटरप्टेड जो एनर्जी या फ्यूल सप्लाई वो उसको मिले। उसके लिए सी पैक है और सी पैक जो है वो बिल्कुल उस जगह पर है कि जहां जो दहाना है उसका गवादर का, उससे आगे फिर जो है वो समुद्री हदूद है, फिर आगे इंडिया का एरिया आता है और इसी तरीके से इंडिया जो है वो इस सी पैक को भी अपने लिए एक थ्रेट समझता है। इसी तरह इंडिया का और अमेरिका का जो अलायंस है उनकी जो इस वक्त एक बहुत ज्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन चल रहा है वो भी एक रुकावट है। इंडिया ने एक नेवल अलायंस भी बनाया है जिसमें 4 कंट्रीज हैं जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका जिसको लीड कर रहा है और रीजन के अंदर चाइना जो है वो उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और वो बुनियादी टारगेट ये है कि चाइनीज जो प्रेजेंस है इन द एरिया उसके ऊपर हमने चेक रखना है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट है चाइना को कंटेन करने की, उसके लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पर इंडिया की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंस है। तो ये एक लार्जर लेवल गेम है और चाइना भी उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखता है, लिहाजा इसे जस्ट एक रीजनल स्क्रिमिश या मतलब ये कि एक छोटी सी झड़प करार देना ठीक नहीं है, बल्कि इसके बड़े स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स हैं और इसके इफेक्ट सिर्फ इस रीजन के अंदर नहीं है बल्कि ये पूरी वर्ल्ड जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको ये एरिया जो है वो अफेक्ट कर सकता है। लिहाजा चाइना ने भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पर इख्तियार की है और इंडिया को बहरहाल अपनी कुछ कमजोरियों का यहाँ पर एहसास हुआ है। चाइना ने उनको बहुत हार्शली डील किया है, चाइना ने बिल्कुल अपने एरिया के अंदर उनको इंटरवीन करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि उसने एक बड़ा एरिया कि जिसको तकरीबन वो 9 गो एरिया थे उसने वो एरिया टेक ओवर किया और ये वो एरिया है यहाँ तकरीबन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्ट करती है और इस एरिया के अंदर ये एग्रीमेंट मौजूद है। तो इस एग्रीमेंट के तहत दोनों वेपन्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त सूरत हाल में तनाव इतना ज्यादा है कि मुमकिन है कि वेपन, चूंकि बड़ी हैवी इंस्टॉलेशंस हुई हैं वहां पर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की हैं, जो मिलिट्री अपरेटस है वो वहां पे लेके आए हैं दोनों ममालिक, तो ये इस वक्त एक फ्लैश पॉइंट बनने का इम्कान है और ये वो एरिया है जिसकी बिल्कुल एक तरफ जो है पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहीं से इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ इसकी लोकेशन ऐसी है, ये बिल्कुल आपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ जी सर, आपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो अपना दावा करते हैं लद्दाख अक्साई चीन के दरमियान जो इंडिया और चाइना के सरहद के करीब है, यहीं पर जो है LAC के हवाले से भी हमें डिस्प्यूट नजर आता है। डॉक्टर शाइस्ता साहबा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ इस वक्त, जो मेरा सवाल आपसे है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में हमने ये देखा था कि जो डिस्प्यूट सामने आया था और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो इंडिया की जो हुकूमत है उसने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, अपनी खारजा पॉलिसी को चेंज किया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया गया। आपको यही लगता है कि यही तनाज़ा बना इन तमाम चीज़ों का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ये इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपने मेरी राय जानी। मेरे से इसके ना 2 बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, यानी पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। पहली तो चीज यही है कि जो लद्दाख को इंडिया ने मर्ज किया है और इंडिया यही समझते थे जैसे कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उनकी पॉलिसी चल रही थी कि वो एक बेसिकली तो इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है और उन्होंने कुछ ऐसा एरिया पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर के साथ भी और चाइना के साथ भी, जो इंडिया ने आहिस्ता से ऑब्जर्व कर लिया। उसमें अरुणाचल प्रदेश एक बहुत इम्पोर्टेंट है और जो LAC के जो बॉर्डर है वो लद्दाख से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश को की तरफ आता है, जिसको चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चाइना ने अभी तक उसको इंडिया का हिस्सा नहीं माना है। जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यानी एक तो पहले आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बैलेंस इस रीजन में इंडिया ने कायम किया था, जो बैलेंस ऑफ पावर का
स्टेटस था वो बहुत हद तक अब चेंज हो गया है, यानी वो चाइना ने उसको चैलेंज कर दिया, उसको राधा ये के अपने फेवर में कर लिया। तो इंडिया की जो सुप्रीमेसी है, इंडिया की जो पॉलिसी थी इस रीजन में, वो जो पाकिस्तान के मामले में वो एक सुपीरियर अपना तरीका अपनाए हुए थे, वो चाइना ने चैलेंज कर दिया। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। और यही एक मेन रीजन बना क्योंकि इंडिया ये समझ रहा था कि वो जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर चीजें इम्पोज कर रहा है, चाइना एक खामोश नेबर है। ऐसा नहीं हुआ, जब उन्होंने वहाँ सड़क बनाना शुरू की उस इलाके में, तो चाइनीज ने उसको ऑब्जेक्ट किया और वो उस इलाके में चले गए जिसके वो चाइना का क्लेम है। पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसने बैलेंस ऑफ पावर का जो एक थ्योरी थी जो इंडिया ने बनाई हुई थी साउथ एशिया में, द पुलिसमैन ऑफ द रीजन, उसको खत्म कर दिया है। और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव इसका एक आएगा अभी थोड़े अरसे के बाद। दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यही है कि साउथ चाइना सी में जो अमेरिकन जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है उसको एक तरह से अब चाइना, क्योंकि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ, ये इस कॉन्फ्लिक्ट से वो चैलेंज होती है। क्योंकि और ये एक यानी वो जो क्योंकि रोल जो अमेरिका ने दिया इंडिया को पुलिसमैन का, उसको अब यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ी है। और जो मैं समझती हूँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है वो यही है कि जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा था, चाहे पॉजिटिव था इंटरनेशनल लेवल, चाइना एंडोर्स करता है उसको जो है। जी हाँ जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई है ना कि पाकिस्तान के जो कश्मीर के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टैंड था ना कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको दुनिया सुन नहीं रही थी, लेकिन अब चाइना ने इसको बाय फोर्स दुनिया को दिखा दिया कि देखिए ये एक पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सिर्फ पाकिस्तान ही के साथ नहीं है बल्कि उनके लिए भी लद्दाख या जितना, और इससे फायदा एक तरह से ये होना कि जो और डिस्प्यूटेड एरिया से, जैसे अभी मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश का जो मामला है उसको भी हाईलाइट हुआ ना कि इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। गालिबन 1975 में जो डिस्प्यूट हुआ था वो इसी अरुणाचल प्रदेश के जी यहीं से हुआ था। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ था। और ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जैसे अभी नासिर साहब ने कहा, इसके इतने कम इसके इम्प्लीकेशंस अभी नहीं बल्कि कुछ अर्से के बाद यकीनन होंगे, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत उनको खटकती है। यानी सीपैक का जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जाहिर है ईरान के साथ भी चाइना के रिलेशन बढ़ेंगे और बढ़ने जा रहे हैं। और जिस तरह इंडिया को चाबहार से वापसी हुई है, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो इफेक्ट होगा। फिर बर्मा यानी म्यांमार में, बांग्लादेश में, हर साउथ एशिया के स्टेट में चाइनीज इंटरफेरेंस बढ़ी, तो इंडिया तो बेसिकली जितनी उसकी पॉलिसी थी वो बैकफायर हो गई। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। ठीक है डॉक्टर कंदिल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लद्दाख की जितनी अहमियत जोग्राफियाई लिहाज से हमें नजर आती है, चूंकि वे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का वहां पे बॉर्डर भी मिलता है, लेकिन जो वहां की बुलंद तरीन फजाई पट्टी है डीबीओ, हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए था, उसको भी भारत ने फॉल कर दिया था पिछले कुछ दिनों। तो चाइना का जो एक एरोगेंट और एग्रेसिव रिएक्ट हमें नजर आ रहा है, इसकी भी वजूहत हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। लद्दाख या उसके साथ जो वादी स्थान है, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चीन में है, और उसकी एक वजह है कि 1962 की जो वार हुई थी और इंडिया के दरमियान, उसमें तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन ने इंडिया से वापस ले लिया था। और उसके बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर कायम हुई थी। अब उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वो आज तक तो चलते रहे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो LAC जो कायम हुई थी उस पे आज क्यों हमें कशीदगी नजर आ रही है। और ये कशीदगी गैर इंडिया की तरफ से शुरू है, सिर्फ चाइना के साथ शुरू नहीं हुई बल्कि मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, यानी अपने सारे हमसायों के साथ इंडिया ने ये एक जो उसके रीजनल हेजेमोनिक डिजाइन हैं उसकी बेस पर इंडिया ने ये कोशिश की कि पूरे खित्ते पर एक बालादस्ती कायम की जाए। और इसी बेस पर हमने देखा कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी उसको भी तब्दील करने की कोशिश की, लद्दाख और गलवान में जाकर उन्होंने इंटरफेयर किया और बाकी हमसायों के साथ थी। मैं समझता हूँ कि इसमें जो ग्रीन सिग्नल उनको अमेरिका की तरफ से मिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि
मेरी ओपिनियन ये है कि आलमी सतह पर इस वक्त रीअलाइनमेंट हो रही है और जो कोल्ड वार थी उसके खात्मे के बाद अब 4 दहाइयां गुजर चुकी हैं। अमेरिका ये चाह रहा था और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि दुनिया बाईपोलर सिस्टम से निकलकर यूनिपोलर सिस्टम की तरफ चली जाए और इसी बेस पे उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज डिजाइन की हुई थी। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम था उसमें भी उन्होंने यूनिपोलैरिटी की बात की, लेकिन हमने पिछली 4 दहाइयों में देखा कि प्रैक्टिकली दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ गई है और कई पोल दुनिया में खड़े हो गए हैं। अब इन 4 दहाइयों के बाद अमेरिका इस वक्त इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि किसी दुनिया के खित्ते में वो अपना कंट्रोल कायम नहीं कर सकता और इस वक्त 3 बड़ी ताकतें हैं कि जिनसे अमेरिका खतरा महसूस कर रहा है। इसमें जो रूस बहुत कमजोर हो गया था और उस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था, अब एक रीइमर्ज किया उन्होंने और मिडिल ईस्ट में भी और यूक्रेन और कई इलाकों में उन्होंने अमेरिका को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया। एक चाइना है कि जो बिल्कुल अमेरिका की जो बालादस्ती पॉलिसी की यूनिपोलैरिटी की उसको उन्होंने काउंटर किया और हर जगह पे न सिर्फ ये कि सिर्फ इक्तिसादी लिहाज से अपना एक डीप इन्फ्लुएंस कायम किया, बल्कि अब वो एग्रेसिवली खासतौर पर एशिया में अपना एक डिजाइन अपना बनाया उन्होंने, जो वन बेल्ट एंड रोड का एक ओबर के नाम से वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरी ताकत जो है ईरान है। ईरान को आइसोलेट करने की अमेरिका ने जितनी कोशिश की, अब इतने अरसे के बाद नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको यूज करके अमेरिका ईरान को आइसोलेट करना चाहता था, यहाँ पहली दफा ऐसे हुआ कि एक हफ्ते में 2 बार सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका को शिकस्त खानी पड़ी और अमेरिका बिल्कुल अकेला रह गया और यूरोपीय जो इत्तेहादी थे बाकी दुनिया के जो ममालिक थे उन्होंने ईरान का साथ दिया। अब इस सूरत हाल के बाद अमेरिका जहाँ तक एशिया की बात है, एशिया पैसिफिक में अपना कंट्रोल चाहता है और उसमें इंडिया एक इम्पोर्टेंट टूल है अमेरिका के लिए। मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है इंडिया को कि वो इस इलाके में, क्योंकि अफगानिस्तान का भी इम्पोर्टेंट एक इशू है और फिर जो चीन की बढ़ती असर रसूख है उसको भी रोकना है। तो इस बुनियाद पर जो ग्रीन सिग्नल दिया है अमेरिका ने इंडिया को, वो अब बायस बना है कि इंडिया के एग्रेसिव डिजाइन सामने आए हैं। और 45 साल पिछले जो थे इसमें अगर चीन के आपस में एक एग्रीमेंट था और 1996 में, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग का तबादला हुआ है गुज़िश्ता रोज। जी वहाँ पर ये भी असला लेके जाने की तो इसी का जवाब मैं जरा नासिर साहब से ले लेती हूँ। नासिर साहब, बड़ी अच्छी बातें की, कंदील साहब ने मल्टीपोलैरिटी की भी बात की, रीजन पर जो असरात है उसकी भी बात की, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसकी बात की, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था नहीं 40-45 साल के बाद जो है वो पहला मौका है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ है। मतलब वो दोनों एक तो ये क्लेम इल्जाम लगा रहे हैं कि पहली फायरिंग चाइना ने की और इंडिया वो कहता है कि पहली फायरिंग जो है वो भारत ने की। इस इलाके में हथियार ना इस्तेमाल करने का भी एक एग्रीमेंट था, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब एग्रीमेंट को पसे पुश डालकर जितना एग्रेसिव दोनों मुल्क ममालिक एक दूसरे के सामने आ गए, क्या कोई जंग होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखें, जो ये अरेंजमेंट्स होते हैं कि आप इस इलाके में वेपन लेकर नहीं आएंगे, ये अरेंजमेंट्स भी इसीलिए होते हैं कि कन्फ्रंटेशन को रोका जाए और कन्फ्रंटेशंस को रोका जाता है ताकि ममालिक जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। अब यहाँ पर बहुत वाज़ेह पोजीशन ये है कि अगर चाइना का जो इंटरेस्ट है वो हिट होगा तो चाइना उसके लिए वो बहुत सारी चीजों की पासदारी करने का फिर पाबंद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया एग्रेसर है और इंडिया जो है वो ये समझता है कि चाइना को बात स्ट्रेटेजिक पोजीशन से हटाना मकसूद है और उसके लिए वो कोई कार्रवाई करता है या मूवमेंट करता है, मोबिलाइज करता है, असला लेके आता है, तो अल्टीमेटली चाइना विल रिस्पॉन्ड। एक बात। सेकंड ये है कि चाइना ने बहुत क्लियर ये टून ले ली है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। इस जगह के ऊपर चाइना बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसकी बुनियादी वजह इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना ने हैवीली इन्वेस्ट किया है। अभी चंद दिनों के अंदर जो इस वक्त नासा ने बाज पिक्चर्स जारी की हैं, तो चाइना ने उस पूरे एरिया के अंदर रोड्स के साथ साथ वहां पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो कायम की हैं। तो चाइना जो है वो बड़े से बड़ा रिस्पांस देने के लिए तैयार है। अलबत्ता मेरी राय में अभी जंग का इम्कान नहीं है। जंग शायद चाइना को भी चाइना की ख्वाहिश ना हो और इंडिया को सूट ना करती हो, चूंकि इंडिया इस वक्त जिस पेंडेमिक की वजह से और जो इकोनॉमिक इस वक्त सूरत हाल है इंडिया की वो कोई अच्छी नहीं है और इंडिया जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जंग के नतीजे में तो आपके रिसोर्सेज बहुत तेजी से होते हैं और जो चाइनीज पोजीशन है इस एरिया के अंदर
वो चंद दिन पहले भी पूरी दुनिया ने देख लिया है कि चाइना ने इंडिया को तमाशा बना के रख दिया है। तो ये दोबारा होगा, और ये बात एक रियलिटी है कि इस वक्त जो नई फ्यूचर वर्ल्ड है, या तो ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ आएगी, बल्कि इस पे कुछ पावरफुल रीजन्स डेवलप हो रहे हैं। और इस वक्त जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल रीजन डेवलप हो रहा है, वो उसमें ईरान, उसमें चाइना, उसमें पाकिस्तान, उसमें रशिया जी। ये कम से कम ये एक पावरफुल नेचुरल रीजन है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी कंज्यूमर है, और एक तरफ दुनिया का एक बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है। उनके दरमियान टोटल लिंक, जैसा कि हमारी डॉक्टर शाइस्ता ने बात की, तकरीबन 20,000 किलोमीटर का ट्रेवल आपको करना पड़ता है, 16,000 समंदर के अंदर आपको जाना पड़ता है, फिर पूरे रास्ते में साउथ चाइना तक पहुंचते हुए, शंघाई तक पहुंचते हुए पूरे रास्ते में कन्फ्रंटेशंस हैं। उस समुद्री सफर के इतने मसाइल हैं। यहाँ टोटल 200 के जरिए से फ्राम ग्वादर ये ईरान के जरिए से पाकिस्तान को सफर क्रॉस करते हुए चाइना तक चीजें पहुंचती हैं। ठीक है। तो ये चाइना की एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। हाँ। ये लाइफ जो जिंदगी है उसकी ये इकोनॉमिक बेस्ड है। तो चाइना को एटम बम से खतरा नहीं है। चाइना को खतरा ये है कि उसकी इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई डिस्टर्ब करे। लिहाजा चाइना के लिए इस मसले पर जीरो टॉलरेंस है, और चाइना ये रीजनल अलायंस भी डेवलप करेगा। उसके लिए उसने बहुत बड़ा $450 बिलियन है जो इस वक्त ईरान के साथ इन्वेस्ट होने जा रहा है, और जो एग्रीमेंट्स की एक डिटेल है, और वो इतनी स्ट्रेटेजिक है कि उसका अगला नतीजा उसके बाद सीरिया के अंदर है मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स। और जो ओनली यूरोपियन कंट्री है वो इसका पार्ट बना है, वो इटली है। तो ये बात बहुत आगे तक है, और कंपटीशन है चाइना की, उसके लिए इंडिया को यूज किया जा रहा है। ये एरिया उसका एक मरकज बनाया जा रहा है, चूंकि इसके बहरहाल एक तनाज़ात की एक हिस्ट्री मौजूद है, लिहाजा इसको फौरी तौर पे फ्लैश पॉइंट बनाना कंपैरेटिवली आसान है। लिहाजा इस एरिया को इस्तेमाल करके अमेरिकन इंटरेस्ट को इंडिया के जरिए से मीट किया जा रहा है, और अगरचे इंडिया भी इसमें अपना इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ तिजारती हवाले से भी बात करेंगे, चूंकि CPEC एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और सब जानते हैं कि चाइना की इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें कितने ममालिक शामिल हो चुके हैं। भारत खुद एक तिजारती मुल्क है। अब तो कहते हैं कि जंगें जो हैं वो मुआशी तौर पर लड़ी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मनाजिर कुछ और नजर आ रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इंडिया और चाइना के ताल्लुकात जो कि काफी कशीदा नजर आ रहे हैं। उस हवाले से डॉक्टर शाइस्ता साहबा ये फरमाइएगा, ये जो CPEC के हवाले से हम बात करते हैं, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और चाइना जो है, चाइना के इस वक्त जो है वो तमाम फोकस जो है वो इसी मंसूबे पर लगी हुई है। भारत खुद एक तिजारत करने वाला मुल्क है। भारत जानता भी है कि वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, फिर भी वो 5th जनरेशन वॉर की बात करता है, वो हाइब्रिड वॉर की बात करता है। कितना तिजारती नुकसान, उसको मुआशी नुकसान हो सकता है भारत को इसमें? देखिए, ये तो जैसे पहले भी किसी पार्ट से मैंने कहा था कि ये तो दुनिया एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय इकोनॉमिक वॉरफेयर ही सबसे ज्यादा पावरफुल टूल इस वक्त नजर आता है। यानी अगर यूरोप है या अमेरिका है, वहाँ पे भी इकोनॉमिकली एक मुल्क दूसरे मुल्क को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, और ये एक इकोनॉमिक रेस है। जैसे आपने कहा कि इंडिया एक इकोनॉमिक मुल्क है यकीनन, लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले कुछ अरसे में, यानी खासतौर पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद, इंडिया के माशी हालात काफी खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे यानी उनका जो पर कैपिटा इनकम है, GDP है, यानी जितनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मुस्तकिल नीचे की तरफ है, ग्राफ नीचे हो रहा है। और ये बात इंडियन जो पॉलिसी मेकर है वो भी रियलाइज करते हैं। इंडिया की जो बेसिक पॉलिसी है वो तो देखिए एक रेटरिक पे डिपेंड करती है, यानी एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन ह्यूमन बीइंग, यानी इन लोगों को वो इमोशनली पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो कभी पाकिस्तान की तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, वो कभी अब चाइना की तरफ। यानी लोगों की जो अटेंशन है वो किसी भी पॉलिटिकल स्लोगन से डाइवर्ट की जाती है। नुकसान कितना होता है, देखिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इस वक्त हुकूमतों में बैठे हैं, वो तो ज़ाती तौर पे अपनी हुकूमत बचाने के लिए
जो भी पॉलिसी उनको समझ में आती है गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो उसको परसू कर रहे हैं। और यही हमें नजर आता है नरेंद्र मोदी की एटीट्यूड में कि क्या हिंदुइज्म या हिंदुत्व के जो नारा है, या चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या पाकिस्तान के साथ इवन कन्फ्रंटेशन से उनको माशी तौर पे कितना नुकसान हो रहा है, मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर आगे का नहीं सोच रहे हैं। इंडिया ने पहले अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की, और फिर अब वो यही समझते हैं कि वो इस तरह की फिफ्थ जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर चाइना के साथ वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं समझती कि वो इतनी इफेक्टिव उनकी पॉलिसी होगी। पहली चीज तो ये कि देखिए, चाइनीज सिस्टम जो है, चाइनीज इकोनॉमी, वो एक क्लोज सेटअप है। वो इस तरह नहीं है कि जैसे और दूसरा फिर जो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो चाइना में मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए। ये सारी टैक्टिक तो वो इन दूसरे साउथ एशियन स्टेट के साथ बहुत एक्टिवली उन्होंने परसू की, लेकिन ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि उनकी ये पॉलिसी बैकफायर हो चुकी है और ये वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त वो ये रियलाइज करेंगे उस वक्त मेरा ख्याल है कि काफी नुकसान हो चुका होगा। सीपैक जो है वो, क्योंकि सिर्फ सीपैक के अलावा भी चाइनीज एक्टिविटी साउथ एशिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ये अभी बहरे अड्डे भी बना रहा है चाइना इनके साथ, श्रीलंका और बांग्लादेश श्रीलंका के साथ बना है। तो चाइनीज एक्टिविटीज सीपैक के अलावा भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और वो इंडियन सुप्रीमेसी इन साउथ एशिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश जो इंडिया होता जा रहा है, और जो इंडिया के लिए बहुत एक परेशान होने की बात है पॉलिसी मेकर के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो पुलिसमैन ऑफ द रीजन है। लेकिन अब वो जो बैलेंस ऑफ पावर का सेटअप बनाया था इंडिया ने पिछले 50 साल में, उसको चाइना ने चैलेंज कर दिया। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस आएंगे, अभी नहीं लेकिन कुछ अर्से के बाद, जब इंडियन ट्रेड इन तमाम साउथ एशियन स्टेट से आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, ये रीजनल कोऑपरेशन, ये रीजनल इकोनॉमिक रिलेशन ही बेस्ट स्टेट, किसी भी स्टेट के सर्वाइवल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंडिया क्योंकि अब अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है, वो स्पेस दे रहा है, और वो स्पेस जो है वो चाइना ने पूरी कवर ली है। इंडियन पॉलिसी इस रीजन में हमेशा एग्रेसिव रही, इन्होंने कोऑपरेशन तक किया मगर जबरदस्ती एग्रेसिव एटीट्यूड के जरिए अपनी पॉलिसी। अब ये चीज जो है, और जबकि चाइनीज स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या ये साउथ एशिया की जो स्टेट है खासतौर पे, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये इंडियन एटीट्यूड जो है वो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, ये इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड है जो नहीं चलेगा ज्यादा। और आज अब अमेरिका अगर यहाँ पे आ गया है, लेकिन देखिए अमेरिकन कोऑपरेशन, ये भी एक बहुत एक थ्योरी यही है कि इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन तो चल जाती है, लेकिन मिलिट्री और न्यूक्लियर कोऑपरेशन इतने फास्टे से नहीं चलती, उसमें बहुत उसमें लेकिन ठीक है। डॉक्टर कंदील साहब, यही मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपको ये जो हमने मल्टीपल पोलरिंग की बात की हमने, इस वक्त दुनिया की डायमेंशंस चेंज हो रही है, नए ब्लॉक बन रहे हैं। आपने देखा ईरान चाबहार से जो इंडिया का एग्जिट हुआ है, अब वो चाइना को मिल गया है। साथ साथ बीजिंग, तेहरान, इस्लामाबाद की जो खूबसूरत एक हमआहंगी नजर आ रही है, तो ये आपको ब्लॉक कितने स्ट्रांग नजर आ रहा है इस वक्त? डॉक्टर कंदील साहब। डॉक्टर साहब को आवाज आ रही? अच्छा, नासिर साहब से मैं बात करना चाहूंगी। नासिर साहब, आपको क्या लगता है ये जो नए डायमेंशंस दुनिया में नजर आ रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं इस वक्त बीजिंग, तेहरान और इस्लामाबाद में, बड़ी खूबसूरत हम एक सिफारती ताल्लुकात भी देख रहे हैं, हम आहंगी भी देख रहे हैं, इसको भारत किस तरह देख रहा होगा? देखिए, आपके इल्म में है कि इंडिया की ट्रेडिशनल एनिमिटी है पाकिस्तान के साथ जी। उसके बाद जो कश्मीर का मसला है वो एक ज़ोन ऑफ कंटेंशन है, मुसलसल एक प्रॉब्लम इंडिया ने वहां पर इल्लीगल एनेक्सेशन की है और जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के खिलाफ है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को तो सूट करता है कि एक ऐसी इंटरनेशनल पावर जो परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है और नेशनल और इंटरनेशनल तमाम मैटर्स में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नंबर एक। ठीक है।
फॉरेन पॉलिसी का ये हो गया। सेकंड ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक मुश्किलात का शिकार है, IMF की वजह से, बाज दीगर कर्जों की वजह से। पाकिस्तान को डेवलपमेंट की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज की जरूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो CPEC एक गारंटी है जो पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लिहाजा पाकिस्तान का ये दूसरा इंटरेस्ट है। तीसरा ये है कि ये एक रीजन है, लैंड रूट है, जिसमें पाकिस्तान एक राहदारी, सिर्फ इकोनॉमिक राहदारी नहीं बल्कि एक एनर्जी जो है लिंक वो भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम ईरान टू चाइना। अब अगर ये एनर्जी लिंक भी डेवलप हो जाए तो पाकिस्तान तो तीनों सूरतों में बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, और पाकिस्तान को ये सूट करता है कि वो इस नेचुरल रीजनल अलायंस को स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे और उसका इनएविटेबल पार्ट बने। ईरान जो है वो जाहिर एनॉयड है अमेरिका के साथ, उसके कन्फ्रंटेशन है, अमेरिकन एलाइज के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन है, और मामला अभी सिर्फ चाबहार का नहीं हुआ बल्कि आपके इल्म में है कि बाज अरब कंट्रीज की जो गवादर में अपनी रिफाइनरीज डेवलप करना चाह रहे थे तो उनको भी पाकिस्तान ने बाकायदा रोका है। यानी सिर्फ अमेरिका और इंडिया को नहीं बल्कि इनके जो मुसलमान एलाइज थे और वो जो इस खित्ते के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान और ईरान के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ था, उन्होंने उनकी स्पेस भी खत्म की है। और ये खुद एक बड़ा इंडिकेटर है कि ये जो रीजनल ब्लॉक है इसके अंदर बहुत ज्यादा संजीदगी पाई जाती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और एक बाइंडिंग्स इनके अंदर मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे इन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। इसी तरीके से आप ये देखें कि अगर मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं जहां फर्ज करें सीरिया के अंदर ईरानियन इंटरेस्ट हैं, तो वहीं पे आप देखते हैं कि तकरीबन 13 मरतबा चाइना ने और रशिया दोनों ने यूनाइटेड नेशन में उसको वीटो किया है, उसके खिलाफ करारदादों को बशर के खिलाफ। तो खुद ये बड़ा क्वेश्चन है, एक कंट्री के काम करने से भी हो सकता था वीटो, दोनों क्यों वीटो करते हैं? बेसिकली ये पोजीशन है, दोनों मिलकर इंटरनेशनल अफेयर्स में एक पोजीशन ले रहे हैं। अमेरिकन हेजमनी जो है वो बहरहाल बहुत तेजी से सुकड़ रही है और ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, इस वैक्यूम को ये कंट्रीज बहुत नेचुरल तरीके से फिल अप कर रहे हैं। इनकी पॉलिसी वो नहीं है जो अमेरिकन हेजमोनिक स्टाइल है और जैसे वो वर्ल्ड पावर के तौर पे या एक सुपर पावर के तौर पे खुद को दुनिया के अंदर दिखाता है, वो नहीं है। इनकी पॉलिसी थ्रू कोऑपरेशन है, थ्रू डेवलपमेंट है, थ्रू रीजनल इंटीग्रेशन है। दोनों बेनिफिशियरी अपने आप को फील करते हैं। फर्स्ट चाइना का और ईरान का, पाकिस्तान का जो रिलेशन है और ये रीजनल अलायंस है, मैं डॉक्टर शाइस्ता से पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, अभी बिपिन रावत ने जो कुछ पहले स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर चाइना से मुज़ाकरात नहीं होते तो हम मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, यकीनन उनका जो इशारा था वो जंग की तरफ था। फिर एक और स्टेटमेंट अभी आई है जो कि इंडियन अखबारात में भी कोड हुई है, यूरोप का अखबारात में भी कोड हुई है, अरब ममालिक में भी कोड हुई है। वो ये कि अगर उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान इस तनाज़े का फायदा उठाएगा तो हम उसको सख्त जवाब देंगे। बैक वक्त चाइना और पाकिस्तान दोनों से जंग के लिए तैयार हैं। इतना इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या आप देख रही हैं? नहीं, डॉक्टर शाइस्ता की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर कंदील साहब आपने मेरा सवाल सुना सर? जी मैंने आप जवाब दे दें इसी का। जी देखें, असल में पाकिस्तान में 1962 में भी बड़ा एक पॉजिटिव मौका था कि जब अगर पाकिस्तान इंटरफेयर करता तो पाकिस्तान को काफी फायदा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसूली मौका भी अपनाया कि इंडिया और चाइना का उस वक्त झगड़ा था और वो पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि जो एक सूरत हाल चीन और इंडिया के दरमियान बन रही है, वो 14,000 फुट की बुलंदी पर वो डलवान के मुकाम पर आपस में आमने सामने खड़े हुए हैं और अब तो सिर्फ डंडों और पत्थरों की वो झगड़ा नहीं, अब तो आज से फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और जाहिर है कि वहां पर जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बर्फ की वजह से चेंज होती रहती है, यहाँ पर अब वो परमानेंट उन्होंने अपनी पोस्टें बना रही हैं और चीन ने भी वहां तक एक रोड बना लिया और चाइना ने भी गैर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान का फैसला उसूली मौकफ के बुनियाद पर होगा कि अगर इंडिया ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसी जारी रखी तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली चीन का साथ चूंकि दे रहा है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर भी और कानूनी महाज पर भी चाइना का साथ देना होगा। लेकिन चूंकि जो अगस्त में 5 अगस्त का जो इक़दाम था इंडिया का कश्मीर के बारे में और उसके बाद बाकी हमसायों के साथ वो जो कुछ कर रहा है,
उसकी वजह से एक अलायंस भी डेवलप हो रहा है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की भी ख्वाहिश है कि वो अपने आप को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का एक कैंडिडेट समझता है। लेकिन जाहिर है कि जब एक तरफ चाइना ने सी-पैक और वन बेल्ट वन रोड की जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें एशिया को अफ्रीका के साथ वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में 46 से लेकर 60 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, और फिर ईरान में 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को देखकर अमेरिका और इंडिया की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो चाइना की तवज्जो यहाँ से यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से हटाकर और दूसरी तरफ से जाना चाह रहे हैं। और बावजूद इसके कि ग्लोबलाइजेशन में दुनिया सॉफ्ट पावर की तरफ जा रही है, अमेरिका जो है अभी तक रियलिस्ट माइंडसेट में बैठे हुए हार्ड पावर के यूज की तरफ उसका ध्यान है। मेरा ख्याल है कि जो 3 एटॉमिक वेपन से मुसल्ला 3 ममालिक एक खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना मौजूद है, ये एक इंतहाई हसास इशू है और अमेरिका को यहाँ पर मेरा ख्याल है अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर नजरसानी करना पड़ेगी, इसलिए अब इस एरिया के जो लोकल हालात हैं वो किसी चीज के मुतकाजी हैं और यहाँ पर डॉक्टर शाइस्ता, इसमें सालिसी का रोल आप किसका देख रही हैं? क्योंकि अभी उनके वजीर दिफा भी गए थे मॉस्को, हमारे जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए थे, और इत्तलात यही है कि मुज़ाकरात भारत के चाइना के साथ जो है वो बेनतीजा निकले हैं। तो क्या लग रहा है कि रूस इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है क्या? अब मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल पावर जो है सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी यही कोशिश होगी कि जंग फुल फ्लैश वॉर ना हो, और मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस किस्म की कोई रेजोल्यूशन जमा की जाए कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो अपनी एक्चुअल पीछे की पोजीशन पर वापस चली जाएं, जिससे वो पहले दिन से पहले इंटरेस्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो डायरेक्ट वॉर है वो तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ना चाइना के और ना इंडिया के। और इसमें जो देखा जाएगा वो ये है कि डिप्लोमेटिक गेम सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं, यानी इस वक्त जो नजर आ रहा है वो यही है कि चाइना को मिल रहे हैं, तो चाइना के इंटरेस्ट में यही होगा कि जंग पूरी ना हो। और क्योंकि रशिया भी अच्छे ताल्लुकात में है बनिस्बत चाइना के, और चाइना और रशिया की भी बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो मुमकिन है कि कुछ अर्से के बाद इस किस्म की कोई पेश कदमी की जाए, कोई डिप्लोमेटिकली मामले को सॉल्व किया जाए। और अमेरिका, जैसे मैंने कहा, वो भी नहीं चाहेगा कि ये जंग जो है ये एक माउंटेनियस एरिया है, ये फ्रोजन एरिया है, इसमें बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है वो एनवायरमेंटल थ्रेट भी हो जाएगा। न सिर्फ ये जंग कंफाइन नहीं हो सकेगी कन्वेंशनल वॉर के लिए, अल्टीमेटली दोनों ममालिक न्यूक्लियर वॉर की तरफ अगर चले गए तो वो पूरे न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगी। तो जंग किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, और हो सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, मगर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो यही है कि कौन डिप्लोमेटिकली इस जंग को, इस वक्त चाइना की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमारे सामने नजर आई, क्योंकि पहले भी इंडिया पीछे फौजी से भी पीछे हट गए थे। अभी कल की जो खबर है कि कुछ इंडियन फौजी जो है वो गायब हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश से, और वो इंडियन लोगों को परेशान है। इसका मतलब है कि चाइनीज मुस्तकिल कदमी हो रही है और इंडिया जो है वो ऑफेंसिव पोजीशन होती चली जा रही है। तो इंडिया भी ये चाहेगा कि मामला आगे न बढ़े, इसी तरह से किसी डिप्लोमेटिकली इस मामले को रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है नासिर साहब, जिस तरह हम भारत की बात कर रहे हैं, ये जो चाइना भारत के साथ जो उनकी दुर्गत बना रहा है, यकीनन उनका मीडिया प्रचार नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें छुपा भी रहा है, लेकिन चीन के मुतालिक जो मोदी हुकूमत के बयानात हैं उसमें भी हमें तजाद नजर आता है। मोदी के आने के बाद से डिप्लोमेसी भी खराब हुई है, उनकी इकोनॉमी भी खराब हुई है, हालांकि वो 6 साल में 18 बार चीनी सदर से मुलाकात भी कर चुके हैं। देखें, मुलाकातों से तो ये वाले मसले हल नहीं हुआ करते। मैंने एक बात जो पहले डॉक्टर साहिबा ने भी कही, मैं उसमें एड अप करता हूँ। एक तो ये जंग के हवाले से आप ये ज़हन में रखें कि इंडिया अगर कोई टारगेट मुअय्यन करे कि वो ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जंग के लिए उसके सामने कोई टारगेट होगा ना, कोई अचीवेबल टारगेट इस वक्त इंडिया नहीं रख सकता। 1 सेकंड, जब आप जंग शुरू करते हैं तो आप प्लान करते हैं कि आपने इसको खत्म कहां करना है। इंडिया जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन इंडिया इसको वाइंड अप नहीं कर सकता। ये जंग
और उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं चाइना के पास और ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का बदला लेने के लिए आमादा बैठा है। कश्मीर के अंदर जो एक दबाव है वो दबाव भी एक बड़े रद्द-ए-अमल की सूरत में, अवामी सूरत में आ सकता है कि जब इंडियन फोर्सेस अंडर प्रेशर होंगी तो वो 10 लाख फौज जो उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो लगाई हुई है, अल्टीमेटली उन्हें वहां से उसको निकालना पड़ेगा, तो फिर वहां मकामी सतह पे प्रेशर आएगा। ये ऐसी चीजें जो है इजनेट होना शुरू हो जाएंगी कि फिर इसको वाइंड अप करना इंडिया के पास की बात नहीं होगी। एक बात। सेकंड ये है कि अल्टीमेट लूजर वो इंडिया होगा, इसलिए कि इस जगह पर इन दो कंट्रीज का अलायंस जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इस पोजीशन के अंदर, ये दोनों इस पोजीशन में है कि अगर इन दोनों का आपस में नेक्सस डेवलप हो, जो यकीनन इस वक्त है, तो इंडिया जो है वो बहुत बड़े फेलियर से दो चार होगा। अब अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो इंडिया है उसकी हुकूमत एक ऐसे इंतहा पसंद हुक्मरान के हाथ में है कि जिसने इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर जो है और जो इमेज था इंडिया का वो तब्दील करके रख दिया है। इंडिया का जो एक लिबरल और एक सेकुलर इंडिया का वो था, उसको एक इंतहा पसंद हिंदुत्व मॉडल बना दिया है, और इस मॉडल के होते हुए उसकी पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो खत्म हो गई है। फिर इसी तरीके से उन्होंने जो वहां पर ये बिल लेकर आए और उस बिल के बाद इस तरह एनेक्सेशन की कश्मीर की, उसकी वजह से भी उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत ज्यादा शैटर्ड है, यूनाइटेड नेशन की करारदादों की डायरेक्ट वायलेशन है। लिहाजा अगर ये बात आगे बढ़ती है तो इंडिया ना हार्ड पावर में मुकाबला कर सकता है चाइना का, ना इंडिया रीजन के अंदर अपनी पोजीशन की वजह से इन दोनों ममालिक के इत्तेफाक का मुकाबला कर सकता है, और ना ही इंडिया जो है वो सॉफ्ट वार पे आगे जा सकता है। तो इंडिया जो है वो एक बड़ा लूजर होगा, और इंडिया का इमेज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खराब है। इंडिया अपने कई फ्यूचर टारगेट्स लूज कर देगा इस एक जंग को इनिशिएट करने की वजह से, और अगर वो करेगा तो वो खालिस्तान अमेरिका के कहने पर करेगा, क्योंकि इंडिया से ज्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट है कि किसी तौर जो आपके इल्म में है कि वाज़े तौर पे इकोनॉमिक वॉरफेयर, अनाउंस्ड वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है, और ट्रंप ने बयान किया है कि मैं अगर फ्यूचर में मैं दोबारा आ गया तो मैं इंडिया चाइना के साथ अपनी जो ट्रेड है उसको जीरो पे लेके आऊंगा, ये ट्रेड हम खत्म कर देंगे। वो उसे अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं समझता है। लिहाजा ये जो जंग है, और उसने ऐलान किया है कि हमारी और इनके दरमियान जो जंग है वो इक्तिसादी जंग है। इक्तिसादी इस जंग के अंदर जो टूल बनने जा रहा है वो इंडिया बनने जा रहा है, और इंडिया का जो मोदी है वो उसे बिल्कुल इस आग का अंदाजा ही नहीं है कि वो इस आग को लगाएगा तो इसके अपने इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जंग अगरचे किसी के मुनाफे में नहीं होती, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो इसमें जो मेजर लूजर होगा वो खुद इंडिया होगा, और अमेरिका की भी इंडिया को इस्तेमाल करने की पोजीशन और ज्यादा वीक हो जाएगी, और अमेरिका यहाँ पे आके उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता है। ठीक है डॉक्टर कंदील साहब, पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर स्टांस है चाइना की हिमायत के हवाले से। जैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था अगले दिन ही ISI हेडक्वार्टर में जो है कि इजलास भी हुआ था और चाइना की हिमायत भी की गई थी हर लिहाज से। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बपन रावत ने जब स्टेटमेंट दिया जिसमें पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, तो हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा और वाज़े उनको पैगाम दिया कि बालाकोट का वाकया ना भूलें, हम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देने की पोजीशन में हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान चाहेगा इस वक्त कि वो जिस अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कर रहा है, वो चाइना भारत के साथ कोई जंग इस तरह की होगी तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो जंग लड़ सकेगा? ना माजी में कभी किया, ना अब चाहेगा कि जंग में पहल करे, लेकिन अगर पाकिस्तान पर कोई जंग इम्पोज की गई तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास इस वक्त दफा के लिए बेहतरीन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि 65 की हो या 71 का मौका हो, उसमें भी इसके बावजूद कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी, लेकिन पाकिस्तान जो जंग में अब वो जिस तरीके से इंडिया चाह रहा था कि पाकिस्तान का वजूद ही खत्म कर दे, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि अब पाकिस्तान की जो फौजी हैसियत है और जो पोटेंशियल है वो बहुत बेहतर हो चुका है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान के पास अब पूरी दुनिया को पता है कि जो एटॉमिक वेपन्स हैं ये अब दुनिया कोई मुल्क यूज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने इसको टेक्निकल वेपन बनाकर इंडिया की जो रेजोल्यूशन उसका बना लिया है कि इंडिया को अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो जवाब दे सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान पे कोई जंग इम्पोज करता है तो पाकिस्तान से पहले खुद कश्मीरी अवाम इस बात से तैयार है कि वो उठकर कश्मीरी मुजाहिदीन उठकर खुद इंडिया को इसका जवाब देंगे। और जहां तक पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है
कि पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ ठीक खड़ा है। होता है और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन नाज़रीन अगर बात करूं जाते जाते तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हमेशा अमन की ख्वाहिश होती है और अफगानिस्तान में जो है हमारा रोल इसकी गवाही देता है। लेकिन खासतौर बात करें चीन का, तो इस वक्त चीन का जो असल टारगेट है वो पूरी दुनिया में बड़े प्रोजेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं। वो सरमायाकारी कर रहा है और मजीद करेगा, और ऐसे में कोई भी मुल्क अगर उसके दरमियान आएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को ये बात बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के पाना।